हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और आज का हमारा टॉपिक है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहूँगी। यदि आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप मेरे पहले वीडियो को देख लें, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले हम अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया है और मतलब जितने भी ऑर्गन है उनके फंक्शंस को एक साथ देख लिया है। और प्लस हमने पिछले वीडियो में ओवरी को पढ़ा, ओवरी के बारे में डिस्कशन की। अब आज के वीडियो में हम फेलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम यूट्रस और वेजाइना को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले फेलोपियन ट्यूब के बारे में। उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है, किन किन मसल्स से बनी हुई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। ठीक है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये पाइलोरिक मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो किस तरह से फेलोपियन ट्यूब में काम करता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो फ्रेंड प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आइए देखते हैं, यदि आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर ही इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए देखते हैं फेलोपियन ट्यूब क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि फेलोपियन ट्यूब, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है डिंब वाहिनी, फेलोपियन ट्यूब को क्या बोला जाता है, डिंब वाहिनी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डिंब वाहिनी। ओके, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसे हम डिंब वाहिनी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों कहते हैं, डिंब क्यों कहते हैं, डिंब किसको कहते हैं, ओवरी से जो ओवरी से जो ओवर रिलीज होता है उसे हम हिंदी में डिंब कहते हैं। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल जिसे हम कहते हैं उसे हम हिंदी में डिंब कहते हैं। तो डिंब वाहिनी, वाहन, वाहिनी का मतलब है वाहन, मतलब किसी चीज का वाहन को हम क्या कहेंगे, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम करता है वो डिंब को, मतलब कि एक ओवम को, ठीक है, ले जाने का, गर्भाशय तक ले जाने का, ओवरी से गर्भाशय तक ले जाने का काम कौन करता है, फेलोपियन ट्यूब। तो उसे ही हम डिंब वाहिनी कहते हैं, क्योंकि वो डिंब का वाहन है। ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं, अपनी अपनी भाषा में इसको ऐसा ट्रांसलेट कर सकते हैं कि डिंब मतलब कि ओवा और वाहिनी मतलब उसका वाहक, जिसको वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो हम डिंब वाहिनी क्यों कहते हैं फेलोपियन ट्यूब को, ये तो हमने देख लिया है ना। अब देखते हैं ओविडक्ट। ओवी क्यों कह रहे हैं, ओवी मतलब कि ओवी का सीधा सीधा ओवम को ले जाने वाला डक्ट, डक्ट मतलब कि एक नली। ठीक है, तो ओविडक्ट, और ओवी क्योंकि ओवम, तो ओवम जिसमें से होकर जाता है उसे हम ओविडक्ट कहते हैं। अब यूटेरिन ट्यूब क्यों कहते हैं इसको, देखिए इसका भी एक कारण है। ये देखिए, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और ये जो लेयर आपको दिख रही है ना, ओके, ये जो ग्रीन लाइन से जो लेयर आपको दिख रही है, तो ये देखिए ये तीनों साइड पे रहती हैं। ओके, और यही लेयर आगे की ओर ट्यूब बनाती है। ठीक है, किससे, गर्भाशय से बाहर निकलकर ट्यूब बनाती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं जो ट्यूब की लेयर है वो अंदर गर्भाशय में जाकर मिलती है, दोनों तरह से ही कह सकते हैं। तो ये यूट्रस है, यूट्रस के भाग में जाकर खुलती है कौन, ओविडक्ट, यानी कि फेलोपियन ट्यूब की जो लेयर है वो यूट्रस में जाकर खुलती है। ठीक है, यानी कि इस नली को खुलने के लिए स्पेस कौन दे रहा, जगह कौन दे रहा, यूट्रस। तो इस कारण से हम इसे यूटेरिन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए तीन इसके नाम, जिसे हमने डिफाइन कर लिया कि इसको क्यों कहते हैं। अब आइए देखते हैं हम, ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब है, इसके कितने पार्ट होते हैं। तो ये मोस्टली 4 भागों में डिवाइड होता है, 4 भागों में बटा होता है। पहला है इंटरस्टिशियल पार्ट। ये नैरो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंटरस्टिशियल जो पार्ट है ये कहाँ स्थित होता है, ये यूट्रस के अंदर स्थित होता है। ओके, ये ऐसे करके अंदर मसल्स होंगी तो ये अंदर स्थित होता है। तो ये इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटर मतलब कि अंदर, यहीं से समझ लेते हैं ना, इंटर मतलब कि अंदर, इंटरस्टिशियल पार्ट जो गर्भाशय के अंदर स्थित हो उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल पार्ट, और जो कि नैरो होती है, पतली होती है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्थमस। स्थमस किसे कहते हैं,
तो इस्थमस वह भाग है जो कि यूट्रस की दीवार से जस्ट ज्वाइंट रहता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब का लास्ट भाग और यूट्रस का शुरू भाग, ठीक है, दोनों वहां से ज्वाइंट रहता है। यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो जहां पर जाकर यूट्रस से जुड़ेंगी उस स्थान को हम इस्थमस कहते हैं, ठीक है। या खुलने का भी भाग कह सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब के खुलने का जो भाग होता है, यूट्रस में खुलने का जो भाग होता है उसे ही हम इस्थमस कहते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हो गया एम्पुला, ठीक है। तो एम्पुला इसे पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था फ्रेंड, यदि आपने नहीं देखा होगा, आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज जाकर देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में एम्पुला को फुली डिफाइन किया हुआ है ना। तो एम्पुला वह स्थान है, ये एक चौड़ी भाग है, ये जो ओविडक्ट है इसका एक चौड़ा स्थान है, सबसे चौड़ा भाग होता है ये, ठीक है। ये पूरे डक्ट में सबसे चौड़ा भाग होता है एम्पुला, जहां पर कि ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यही जो है एम्पुला वो उसको स्पेस देता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर जो है इनफंडिबुलम कहलाता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये एक फनल के जैसा है, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब का हेड वाला सिरा, ओके, हेड वाला सिरा जो है वो चौड़ा होता है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, इसे हम झालरदार भी कह सकते हैं। उंगली नुमा कहें या झालरदार एक ही बात है ना। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं, ओके। और ये जो ये एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम कहेंगे, जो कहाँ पर स्थित होता है, जस्ट ओवरी के ऊपर स्थित होता है, ओके। तो ये तो हमने देख लिया 4 भाग, ओके। अब हम देख लेते हैं कि इसकी लंबाई यहाँ मैंने लिखा है, देखिए दोनों ओर होती है, ये जो ट्यूब है ये यूट्रस के दोनों ओर होती है, हालांकि मैंने एक साइड नहीं बनाया बट ये दोनों ओर होती है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग कितना लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर। और ये ब्रॉड मतलब चौड़ाई कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चौड़ी होती है ये। अब देख लेते हैं, हमने देख लिया ये कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है, इससे कौन कौन से पार्ट है, कितनी लंबी है कितनी चौड़ी, ये तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि ये ट्यूब जो है, सिर्फ ट्यूब के बारे में हम देखेंगे, फेलोपियन ट्यूब ये किससे बनी होती है ना। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये ट्यूब जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ओके। अब मस्कुलर ऑर्गन का मतलब ये होता है, मतलब कि वो मसल्स से, कई तरह के अलग अलग मसल से मिलकर बनी है, तभी तो हम उसे मस्कुलर ऑर्गन या अंग कह रहे हैं, है ना। तो ये 3 लेयर्स की होती है, 3 लेयर्स की बनी होती है। कितने लेयर की, 3 लेयर की। तो हम फर्स्ट लेयर देख लेते हैं, एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर, जो ये ट्यूब है उसके बाहर की ओर कौन सा मसल्स रहता है, सीरस मसल, ओके। सीरस मेम्ब्रेन पाया जाता है ऊपर की ओर, बाहर की ओर, एक्सटर्नल भाग में, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं सीरमी कला, ओके। बाहर की ओर सीरमी कला से बना होता है। और मिडिल में मतलब अंदर की ओर, सीरमी कला के जस्ट बाद जो लेयर होता है वो स्मूथ मसल का लेयर होता है, ओके, स्मूथ मसल का लेयर होता है। उसके अंदर वाला भाग मतलब सबसे अंदर का भाग क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर इपिथेलियम का बना होता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड मतलब थोड़ा लचीलापन भी रहेगा, है ना, और लंबे लंबे प्रवर्ध जैसा भी रहेगा। और वो क्या होगा, इपिथेलियम का लेयर रहता है, जिसे हम हिंदी में स्तंभाकार उपकला कहते हैं। और ये कहाँ रहता है, इनर की ओर, मतलब सबसे अंदर का भाग। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर इपिथेलियम है, इसमें क्या होता है, इसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। उसका काम भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये सिलिया करते क्या है, तो अब देखिए हमने क्या क्या देख लिया, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसके पार्ट्स देख लिए, कितना लंबा चौड़ा होता है वो भी देख लिया, हमने मस्कुलर ऑर्गन है तो कौन कौन से मसल से मिलकर बनाया वो भी देख लिया, है ना। अब लास्ट में आ जाता है फंक्शन, कि ये जो ट्यूब है ये करता क्या है। तो ये ट्यूब क्या करता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, ये जो ओवरी है इसमें से जब ओवर रिलीज होती है उसको वो कैप्चर करता है, कैच करता है और अंदर ढकेलता है, ओके। तो ये जो ढकेलने का कार्य है ये कौन करता है, ये फिम्बरी करते हैं, ये फिम्बरी कैप्चर करते हैं। और अंदर ये फिम्बरी में भी सिलिया पाए जाते हैं, ओके। इनकी दीवारों में
ये पूरे ट्यूब में ही सिलिया पाए जाते हैं। अंदर का जो लेयर है इनका इपिथेलियम का, उसके अंदर पूरी तरह से सिलिया पाया जाता है। और ये सिलिया क्या करते हैं, हम जैसा कि हम जानते हैं कि सिलिया मूवमेंट करते हैं, है ना, किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गन को मूवमेंट करा। अब ये मूवमेंट करते हैं, कौन सा मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट का भी नाम है। देखिए ये करते हैं पाइलोरिक मूवमेंट, ठीक है, जिसे हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्रमानुकुंचन गति हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि जब हमारे आंत में इंटेस्टाइन में भी और हमारे स्टमक में भी कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके द्वारा हमारा भोजन जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में, उससे आगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, खसकते जाता है, ढकेलते हुए ले जाया जाता है। तो सेम जो वहां खाने को ढकेलते हुए स्टमक से इंटेस्टाइन में ले जाया जाता है, सेम वही मूवमेंट क्या होता है यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर ओवम को अंदर जैसे ही फिमरी कैच करता है, अंदर पकड़ता है, तो वो ढकेलते हुए सिलिया की मदद से, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो ओवा होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो चल नहीं सकते क्योंकि उसमें टेल नहीं पाया जाता, टेल एब्सेंट होते है ना। तो ओवा यहाँ से यूट्रस तक कैसे पहुंचेगी, तो कुछ तो होगा, उसको पहचानने के लिए कोई माध्यम होगा। तो वो माध्यम क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब वो माध्यम है, जिसके द्वारा ओवरी से जो ओवा निकलती है वो यूट्रस में पहुंचा दी जाती है। कैसे, ढकेलते हुए, सिलियरी मूवमेंट के द्वारा। अब उसका सिलियरी मूवमेंट का नाम है पाइलोरिक मूवमेंट, ठीक है, क्रमाकुंचन गति ये होती रहती है, जिसके द्वारा ओवम क्या है, अंदर की ओर ले जाया जाता है। अब इसका मेन फंक्शन होता है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, पर फंक्शन लिख देती हूँ, हालांकि मैं इसे आपको ऐसे ही डिफाइन कर दूंगी, फंक्शन। ओके, तो देखिए इसका फंक्शन होता है, जब यहाँ से ओवर रिलीज होती है तो फिमरी उसे कैच करते हैं, अंदर ढकलते हैं, अंदर ढकलने के बाद ये जो सिलियरी मूवमेंट होता है अंदर में, उसके बाद वो कहा जाता है एम्पुला में पहुंचता है। एम्पुला में वेट करता है किसका, स्पर्म का वेट करता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, वो एक जो है जाइगोट में बदलता है। जाइगोट को हम हिंदी में भ्रूण भी कहते हैं, और भ्रूण में बदलता है, और यहाँ पर बदलने के बाद वो क्या करता है, फिर से सिलियरी मूवमेंट के द्वारा यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है, और यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन होता है। बट जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड कि मैं इस वीडियो में आपको एक और टॉपिक बताऊंगी, टॉपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं जानते। जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी हुई और कुछ दिनों के बाद अबॉर्ट हो गया बेबी, है ना, तो वो क्या होता है, एक प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन अबॉर्ट कब होता है बेबी, जब उसको पोषण नहीं मिलता तब। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिसके द्वारा बेबी को पोषण मिलता है और बेबी 9 महीने तक सर्वाइव करता है ना। तो जब या तो कॉपर्स ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, उस कंडीशन में बेबी अबॉर्ट होता है। और सेकंड कंडीशन है, एक और कंडीशन होता है कि वो प्लेसेंटा वगैरह, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट मैं यही थोड़ा सा बता दूं कि एक तो हार्मोन के रिलीज ना होने के कारण भी होता है, और एक होता है ये एक्टोपिक, यदि वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, यानी कि अस्थानिक गर्भधान, जिसे हम हिंदी में अस्थानिक गर्भधान कहते हैं, यदि इस टाइप की प्रेगनेंसी होगी तो वो 8 से 10 हफ्तों, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 8 से 10 वीक, 8 से 10 हफ्तों में ही अबॉर्ट हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका कारण मैं बता दूं कि देखिए जब ये ओवम यहाँ पर है, यहाँ से स्पर्म आया, ओके, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ, मगर कुछ कारणों से, जैसे अंदर के जो सिलिया हैं उनका जो मूवमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाया, या कुछ और भी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो कुछ और कारणों से ये जो जाइगोट यहाँ बना है ये धीरे धीरे खसकता तो जाएगा, ढकेलता हुआ जाएगा, मगर वो यूट्रस में नहीं पहुंचेगा, वो क्या होगा, यहाँ पर ही इम्प्लांट हो जाएगा, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ये वाला जो स्तमस का पार्ट होता है ये क्या होता है, सकरा भाग होता है, बहुत ही छोटी सी नली, बहुत ही छोटा कम चौड़ाई वाला नेरो पार्ट होता है। तो यहाँ पर ही ये जो जाइगोट है वो इम्प्लांट कर जाता है, मतलब कि आरोपित हो जाता है, और वो कुछ हफ्तों तक बढ़ता भी है, ठीक है, कुछ हफ्तों तक बढ़ता है, प्रेगनेंसी होती है 8 से 10 हफ्तों तक, ओके, मतलब लगभग 2 महीने 2.5 महीने तक की प्रेगनेंसी
होती है, बट जब ये बड़ा होने लगता है, इनमें डिवीजन होते हैं, जाइगोट से आगे भ्रूण का निर्माण होने स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो फैलेगा, मगर ये ट्यूब क्या है, वो नैरो होती है, पतली होती है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो 8-10 हफ्तों के पश्चात क्या होता है, ये ट्यूब फट जाती है, डैमेज हो जाती है, और ये क्या होता है, ये जाइगोट जो है वो रप्चर हो जाता है और फिर से मेंसेस के थ्रू बाहर वेजाइना से रिलीज होने लगता है। अब इस स्थिति में जो फीमेल होती है, उनकी ये ट्यूब अगर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है, उसको ऑपरेशन के या सर्जरी के द्वारा निकाल भी दिया जाता है। ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैं आपको कुछ आपकी हेल्प कर पाई हूँ, आपको कुछ अच्छी तरह से समझा पाई हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। फिर प्रेस करेंगे बेल आइकन को तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे भी आप प्रेस करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों की हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।